गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कैपेसिटेंस। बात करते हैं हम कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है। किस काम आता है? स्टोरिंग करता है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस। कम स्पेस में ज्यादा चार्ज, ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस को समझने के लिए हमने यहाँ पर दो प्लेटें कंसीडर की हैं। एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। इन दोनों प्लेटों को हमने एक एक्सटर्नल वी पोटेंशियल की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। इससे हमारा ये वाला इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। एज्यूम किया है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो हम ये देखते हैं जो चार्ज आता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। इस तरीके से हम देख सकते हैं। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट लगा लिया C, तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो ये हमारा जो है इसी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये कैपेसिटेंस है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसकी ऐसा यूनिट होती है फेराड। डायमेंशन फार्मूला कैसे लिख सकते हैं? डायमेंशन फार्मूला कैपेसिटेंस का लिखने के लिए हमने अपना फार्मूला लिखा Q अपॉन V। V को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, वहां से हमने यूज किया है। तो ये Q ऊपर गया तो Q स्क्वायर अपॉन W, दोनों का डायमेंशन फार्मूला हमें मालूम है। तो AT का स्क्वायर ML2T-2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल फार्मूला होगा M-1L-2T4A स्क्वायर। बात करते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज्यूम करने के लिए हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर एज्यूम किया है जिसमें हमने दो प्लेटें कंसीडर की हैं, X एंड Y। X और Y प्लेटें ली हैं और इन दोनों प्लेटों का एरिया है A और इनका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस है वो है D। X और Y प्लेट के बीच का डिस्टेंस है D। अब हमने इनको चार्ज दिया तो हम एज्यूम करते हैं कि इसको हमारे यहाँ पे प्लस Q चार्ज मिल गया होगा, इसको हमारा माइनस Q चार्ज मिल गया होगा। एरिया भी हमारे पास है तो इससे हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है हमारे पास C इक्वल टू Q ओवर V। तो हमें देखना है कि इसका वोल्टेज कितना होगा। लेकिन हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं इक्वल एंड अपोजिट तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमारा ये है और ये हम गॉस थ्योरम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक रिलेशन और पढ़ा हमने, वो रिलेशन पढ़ा था हमने माइनस dr, ये वाला रिलेशन पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। उसी से हमें ये रिलेशन मिला हुआ है E इज इक्वल टू V और D। तो यहां से हम अगर कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे V हमें मिल जाएगा। तो E हमें कहां से मिला है? गॉस थ्योरम की नॉलेज से। V कहां से मिला है? रिलेशन से। तो हमारे को यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका पोटेंशियल। और हमने देखा कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। अब हमने सभी को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। कैसे किया? हमने पहले E की वैल्यू रखी। E की वैल्यू हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दिया। फिर हमने देखा कि सिग्मा की वैल्यू हमारे पास Q अपॉन A होती है, हमने सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A रख दी। हमारे पास V का वैल्यू आ गया। लेकिन कैलकुलेट क्या करना था? कैलकुलेट तो मुझे करना था कैपेसिटेंस। तो हमने क्या करा, अब इसके अंदर हमने जो है V का वैल्यू रखा है। तो ये हमारा Q का वैल्यू है, ये हमारा V का वैल्यू है। आप देखेंगे कि यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास मिल गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ये हमारा एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में आपका एयर है। इनके बीच में क्या है? इनके बीच में वैक्यूम है। इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते समय यहाँ पर एक नॉट लगा देते हैं। अब हमें देखना है कि इसकी कैपेसिटी को, क्योंकि हम तो कैपेसिटर बना देते हैं तो उसका हमारा काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा उसकी चार्जिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा कैसे होगी? फॉर हाई कैपेसिटेंस क्या करें? एरिया को इंक्रीज करिए। तो एरिया आपका लार्ज होना चाहिए, डिस्टेंस आपकी स्मॉल होनी चाहिए। तो अगले स्टेप में हम बात करेंगे कि अगर इस कैपेसिटर के बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब रख दें तो फिर कैपेसिटेंस का क्या होगा।
स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलिंग द एंटायर स्पेस बिटवीन प्लेट, यानी कि जो प्लेट है उनके बीच में कंप्लीटली आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने फिल कर दिया है। तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने क्या करा है, एक कैपेसिटर एज्यूम किया है। हमारे इस कैपेसिटर की एक प्लेट यहां पर है, एक प्लेट यहां पर है। इसको हमने प्लस चार्ज दिया है, एज्यूम किया है कि यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया इस प्लेट के ऊपर, इसके ऊपर आपका नेगेटिव क्यू चार्ज आ गया। जो प्लेट है उनका एरिया ए है, डिस्टेंस इनके बीच का स्मॉल डी हमने रखा हुआ है, और ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस आपके पास आ जाएगी। अब हमने जब ये प्लेट रखा हुआ है तो दोनों प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमें दिख रहा होगा, दैट इज डिफाइंड बाय द ई नोट। अब हमने ये जो ब्लू कलर से दिखाया है ये हमने एज्यूम किया है कि हमने यहाँ पर जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया है। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब फिल करते हैं तो हमने पहले थ्योरी में पढ़ा था कि इसके अंदर में इंड्यूस चार्ज होगा और उसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि आउटसाइड के अपोजिट होगा और स्मॉल क्वांटिटी का होगा। इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड से स्लाइटली कम होगा, इसको कहते हैं डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा हमारे पास। तो हमने क्या करा, इसको माइनस कर लिया। लेकिन एक थ्योरी और, क्योंकि अब हमें क्या पिछला जो कुछ हमने पढ़ा हुआ ना उसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पढ़ा था हमने। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, रेशो था। ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इससे हमारे को एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। लेकिन ये तो हमारी हुई इसकी बात। अब हम बात करें कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमारे पास में अब क्या है, मीडियम है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस बार सी के नीचे एम लगाया, कैपेसिटेंस विद मीडियम। बेसिक फार्मूला तो मेरा यही है, Q अपॉन V। अब हमें देखना है कि इसके बीच में पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमने बेसिक फार्मूला यूज करा है, यहां से VED। अब हम इसके बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से मिला होगा, हमने जो ये कांस्टेंट निकाला इस कांस्टेंट के ऊपर चलते हैं। तो कांस्टेंट है K इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये हमारा कांस्टेंट बन जाता है। तो हमें इंटरेस्ट है E निकालने में। हमने क्या करा है, E को ऊपर ले गए और K को नीचे लिया है, तो आपका K नीचे आ गया, E ऊपर आ गया। अब ये क्या चीज है, E नोट, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स है। अब ये भी हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये हमने E नोट की वैल्यू रख दी, ये आ गया। अब हमारे पास ये सिग्मा क्या है, सिग्मा को हम जानते हैं, सिग्मा क्या है, चार्ज और एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो टोटल चार्ज और एरिया हमने रख लिया। तो यहां से हमें जो ये मिला है ये हमें मिल गई E की वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब इस हमें तो निकालना पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के लिए हमारे पास फार्मूला है V इक्वल टू ED। ये भी रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। तो वहां से हमारे पास ये रिलेशन आया हुआ। अभी लास्ट आर्टिकल में हम इसकी बात कर रहे थे। तो अब हमने क्या करा, E की वैल्यू ये हमारे पास थी, हमने ये पुट कर दी। D हमारे पास एज इट इज है, ये हमारे पास E की वैल्यू है और हमारे पास निकल के आ गया V। अब हम तैयार हो गए हैं कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो कैपेसिटेंस हमने ये रखा और V की वैल्यू हमने यहाँ रखी। हमने देखा कि Q से Q कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। अब हमने एक बात और देखी है, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D ये तो हम पहले भी पढ़े हुए हैं, ये तो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला तो हमारा फ्री स्पेस है, साथ में इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, K क्या है हमारा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किसका है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका कांस्टेंट। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमेशा K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और ग्रेटर देन 1 है तो हम ये देख पाएंगे कि कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज। अब हम बात करेंगे कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक, ये तो कंप्लीटली फिल है, अगर ये पार्सली फिल हो या बहुत सारे छोटे छोटे डाइलेक्ट्रिक। स्टूडेंट अभी हमने देखा था कि कैपेसिटेंस निकाल रहे थे और अभी भी हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कंप्लीटली फिल था, इस बात क्या है, पार्सली फिल है।
जो स्पेस है प्लेट्स के बीच में उसमें। अब हम इसको एज्यूम करते कैसा होगा। हमने यहाँ पर एक प्लेट एज्यूम की है, ये दूसरी प्लेट एज्यूम की है, इसको चार्ज दिया हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इसको हमने माइनस क्यू चार्ज दे दिया। इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास सिग्मा प्लस में आ गई, इसमें सिग्मा माइनस में आ गई। और जो हमारे पास इनका डिस्टेंस है वो हमारा दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो डी है। जो प्लेट्स हैं उनका एरिया ए है। ये बेसिक थिंक है जो हमारे पास है। अब हम जो है बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की। ये हमें डाइलेक्ट्रिक जो रेड कलर से दिखा रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने इसके अंदर रख दिया जिसका थिकनेस है टी। अब हमें एक बात और पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट्स में होगी यानी कि आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो हमारी ई नोट से रिप्रेजेंट होती है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो हमारे पास में प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां से अगर हम देखें तो हमारे पास इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिड्यूस हो जाता है। उसका रेशो, ये कई बार बात कर चुके हैं, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमने देखा कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया E इक्वल टू ई नोट अपॉन के। अब बात करते हैं, हमें तो निकालना था कैपेसिटेंस, इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का हमारा बेसिक फार्मूला ये है C इक्वल टू क्यू ओवर वी। अब बात करते हैं V कैसा होगा, तो V को देखिए यहाँ पे V कैसा होगा, यानी कि V जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन द डिफरेंट रीजन। तो इसके दो रीजन होंगे, एक वो रीजन होगा जहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है और एक वो होगा जहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो ये क्या होगा, ये दोनों ऐड कर दिए जाएंगे, इन दोनों में पोटेंशियल निकाल के ऐड। अब पोटेंशियल निकालने का तरीका हमारे पास कई बार निकाल चुके हैं, ये बेसिक फार्मूला है V इक्वल टू ई डी। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है दो अलग अलग रीजन में होगा, एक फ्री स्पेस में होगा और एक मीडियम में होगा। तो जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E और उसका थिकनेस है T। तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। और ये जो हम देख रहे हैं E नोट माइनस डी माइनस टी, तो आप देख रहे हैं डी क्या था, डिस्टेंस, ये बीच का डिस्टेंस, और T क्या है, थिकनेस। अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा फ्री स्पेस का जो गैप होगा वो आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो ऐसा हमें मिल गया। अभी हमने देखा कि ये रिलेशन हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में कितना होगा, E नोट ओवर के, हमने यहां पुट कर दिया। E नोट हमारा कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद हमारे पास सिचुएशन ऐसी रही। अब हमने देखा E नोट क्या चीज है। E नोट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, गॉस थ्योरम का पुराना एप्लीकेशन। तो हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा को आप पहचानते हैं, सिग्मा क्या है, Q अपॉन A, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हमने पुट कर लिया, तो हमने देखा कि ये हमारे पास एक पोटेंशियल निकल करके आ गया। तो हमें तो इसमें दो ही चीज चाहिए थी, चार्ज और पोटेंशियल। जैसे ही मुझे मिला मैंने तुरंत इसके अंदर इसको पुट कर दिया, ये Q है और ये मेरा पोटेंशियल की वैल्यू है। आप देखेंगे Q से Q कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया एप्सिलॉन नोट A ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, ये हमें मिल जाएगा। स्टूडेंट अभी हमने देखा कि हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला देखा था, जबकि हमारा पार्सली डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, तो ये हमारे पास रखा हुआ था। अभी उसी कैपेसिटर के अंदर हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास वहां था एक ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब यहाँ पर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, अलग अलग थिकनेस के हैं। इसका थिकनेस T1 है, इसका थिकनेस T2 है, इसका थिकनेस T3 है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसका अलग कांस्टेंट K1 है, इसका अलग कांस्टेंट K2 है, इसका कांस्टेंट K3 है, यानी कि अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे फार्मूले में क्या चेंज होगा, मेरे फार्मूले में यहाँ पर T में चेंज आएगा। सबसे पहले देखिएगा जो हम यहाँ T देख रहे हैं, तो क्या हो गया, T1 T2 T3, और कहां तक जाए, जहां तक जितने मीडियम आपने लगाए उतने लगा दीजिए। T ओवर K का क्या होगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एज ऑन, जहां तक आपको जरूरत लगे वहां तक आप कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन से हमारे कंपटीशन में बहुत आते हैं। स्टूडेंट अभी तक हमने देखा था कैपेसिटेंस, जबकि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखे हुए थे। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मेटालिक स्लैब। तो अगर मेटालिक स्लैब रखते हैं तो क्या होगा, लेकिन मेटालिक स्लैब अभी फिलहाल हमने कैसे रखी, पार्सली फिलिंग, यानी कि कुछ स्पेस में है बाकी उसका खाली पड़ा हुआ है।
तो अब हम देखते हैं अपने कैपेसिटर को। कैपेसिटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो प्लेट कंसीडर करनी पड़ेंगी। एक प्लेट हमारी ये एक्स है, ये प्लेट आपकी वाई है। हमने जब चार्ज दिया तो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आया, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आया। इसका डेंसिटी सिग्मा प्लस हो गया, इसका डेंसिटी सिग्मा माइनस हो गया। एरिया हमारा प्लेट का ए है, डिस्टेंस जो प्लेटों के बीच का है वो डी है, और जो हमने मेटेलिक स्लैब रखी है उसका थिकनेस टी है। मेटेलिक स्लैब का थिकनेस टी है। लेकिन हमने जो पढ़ रहे थे, जब लेसन स्टार्ट किया था, तो वहां प्रॉपर्टी पढ़ी थी कुछ कंडक्टर की। वहां हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द कंडक्टर और मेटेलिक प्लेट इज जीरो। ये प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करेंगे। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमारे को कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। आप स्टूडेंट देख रहे हैं कुछ बेसिक फार्मूले और पुरानी इंफॉर्मेशन है, उन्हीं सबसे हम लोग इनको जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल के लिए हम देखते हैं पोटेंशियल इन एयर एंड पोटेंशियल इन द मेटेलिक स्लैब, क्योंकि यहाँ पर स्पेस हमारा दो जगह डिवाइड है। जो प्लेट्स हैं इनके बीच के प्लेट के जो गैप है वो हमारा दो है, एक तो फ्री स्पेस है, एयर है, और एक आपका मेटेलिक प्लेट है। अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला हमें पता है, V इज इक्वल टू ई डी। हम इसी फार्मूले को यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये D क्या चीज है, D जो है ये आपके पास ये एयर वाला थिकनेस है, यानी कि D में से T माइनस करूंगा तो जो बचेगा वो एयर वाला होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने वही यूज करी जो कि फ्री स्पेस की है। मेटल वाली जीरो है, इसलिए वो पार्ट हमने यहाँ दिखाया नहीं है। तो हमने कैलकुलेट किया। अब ये क्या चीज है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द एक्स वाई प्लेट। अब ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि वहां से आ रहा है। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को हम क्या करते हैं, क्यू अपॉन ए। तो ये हमारे पास में ई नोट की वैल्यू आ जाएगी। हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये मेरे पास आ गया वी की वैल्यू, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। हमारा बेसिक कैलकुलेट क्या करना था, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना था। जैसे ही मैंने कैपेसिटेंस का फार्मूला लगाया तो क्यू ओवर वी आ गया। वी की वैल्यू रखा तो आप देखेंगे क्यू से क्यू कट जाएगा, हमारे पास आएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी। हमने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट देखा और डी कॉमन ले लिया। डी कॉमन लेने से क्या होगा कि हमारे को ये जो हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा C नॉट फ्री स्पेस के लिए बता देगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस है मेटेलिक स्लैब रखने से भी उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो, ये बात तो हमारी एक हो गई। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं। अगर ये थिकनेस अभी तक था, T का थिकनेस D से कम था, तो हमारा सिचुएशन ये है। अगर ऐसा हो जाए कि ये थिकनेस जो मेटल का है ये पूरा प्लेट को कैपेसिटर में पूरा फिक्स हो जाए, गैप ही ना बचे, तो क्या होगा, T D के इक्वल हो जाएगा। और जैसे हमारा ये होगा तो फार्मूले में क्या होगा, फार्मूले में इक्वल लेकिन जीरो आ जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर का होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हमें समझ में आएगा। एक बात और हम करते हैं, अगर ये हमारे पास जो स्लैब है वो एक से ज्यादा रखी हो, एक से ज्यादा है तो उनकी थिकनेस अलग अलग होंगी। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी, और प्लस का यहाँ पे टी ओवर के था। तो अगर मैं इसको बात करता हूं तो ये सब अलग अलग थिकनेस का है, तो T1 T2 T3 जितनी भी होंगी स्लैब उतना लगा लेंगे। दूसरा पार्ट क्या था, T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए, जो K की बात है वो क्या होगा, तो K का हमारा फार्मूला क्या होता है, E नोट अपॉन E। अब E क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेटेलिक स्लैब, ये जीरो है, इसकी वजह से K की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी। तो हमारे फार्मूले में ये वाला पोर्शन तो कहीं नजर आने वाला है नहीं, तो हमारा सिर्फ ये फार्मूला बचेगा और इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां हम कैपेसिटर की बात स्टार्टिंग में किया था कि मैक्सिमम चार्ज एंड एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर कितनी होगी। अभी तक हम देख रहे थे कि कैपेसिटेंस क्या होगा, अब बात करेंगे एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, और हमारे कोर्स में पैरेलल प्लेट है इसलिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि हमारे पास एक प्लेट नंबर 1 है, एक प्लेट नंबर 2 है। प्लेट नंबर 1 और 2 जिनका डिस्टेंस है D, एरिया है A। इनिशियली हमने देखा कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, हमने इसको चार्ज देना शुरू करा। तो हमने इसको देखा कि हमने इसको एक चार्ज दिया प्लस Q और माइनस Q, स्मॉल हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो जैसे हमने दिया कि हमने एज्यूम किया है कि हमने प्लस Q चार्ज दिया है, तो यहाँ पर इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो गया, यानी कि चार्ज स्टोर हमारे पास हो गया Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द
कैपेसिटर प्लेट, तो हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला है Q अपॉन C। तो C क्या है? C इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने इसको एक छोटा सा चार्ज और दिया। इफ dq वेरी वेरी स्मॉल चार्ज गिवन टू द प्लेट नंबर 1, तो हम प्लेट नंबर 1 को देते हैं और प्लेट नंबर 2 पर इंड्यूस हो जाता है। अब हमने क्या एज्यूम किया है? एज्यूम ये किया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एज कांस्टेंट। अगर हम छोटा सा चार्ज दें तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा, हमने एज्यूम कर लिया। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ये एज्यूम किया हुआ हमने। अब क्या होगा कि हमने जैसे ही स्मॉल चार्ज dq प्लेट को दिया तो वर्क होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिवन dq टू द प्लेट नंबर 1। तो हमारा वर्क का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल अभी हमने कैलकुलेट किया ये, और चार्ज हमने कितना दिया? dq। तो हम यहाँ पर एक स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो टोटल वर्क में होगा। तो टोटल वर्क में क्या है? टोटल वर्क डन इन गिवन द चार्ज। हमने फाइनल चार्ज इसको कितना दिया है? प्लस Q। तो कैपिटल Q हमने दिया है, तो अगर हमें कैपिटल Q देंगे तो प्लेट नंबर 2 पर कैपिटल माइनस Q इंड्यूस हो जाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हमने क्या करा? इसको इंटीग्रल कर लिया। इंटीग्रल किया तो हमारा कहां से हुआ था? इनिशियली हमारा चार्ज क्या था? 0। फिर हमारा चार्ज कितना हो जाएगा? कैपिटल Q हो जाएगा। हमने यहाँ को इंटीग्रल कर लिया। इंटीग्रल करने के बाद हमारी सिचुएशन ये आ गई, तो W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C मिल गया। अब ये क्या चीज है? ये है दिस वर्क इज स्टोर एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब हम इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे को मिल गया, तो W को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? पोटेंशियल एनर्जी U से रिप्रेजेंट कर दिया। इफ Q इज इक्वल टू CV, अगर मैं Q की जगह CV पुट कर दूं तो क्या होगा? C स्क्वायर V स्क्वायर आ जाएगा, C कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचा एक फार्मूला हमारे को मिल गया, ये U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अभी हम पढ़ रहे थे Q इज इक्वल टू CV, हमने कुछ नहीं किया, इसमें से सिर्फ V को डॉट करके लिख दिया, CV डॉट V, यानी कि हमने CV को अगेन Q में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें एक फार्मूला और मिल गया। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे को जो स्टोर एनर्जी के हमारे पास फार्मूले हैं वो चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी अलग अलग फॉर्मेट इसके हो सकते हैं। तो एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट हम इनकी फॉर्म को यूज कर सकते हैं। बात करते हैं हम कॉमन पोटेंशियल की। कॉमन पोटेंशियल के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर होंगे या 2 से ज्यादा कैपेसिटर होंगे। सबका कैपेसिटी अलग अलग होगा, सबका पोटेंशियल अलग होगा। तो अगर पोटेंशियल अलग है तो डिफरेंट पोटेंशियल होगा। अगर हम 2 कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो होगा क्या कि चार्ज का फ्लो होगा। अब चार्ज का फ्लो कहां से होगा? एट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि एक कैपेसिटर अगर हाई पोटेंशियल पर है तो दूसरे का पोटेंशियल लो पोटेंशियल पर है, तो चार्ज फ्लो होगा हाई टू लो। कब तक होगा? ये जब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते हैं। पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, चार्ज फ्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका कॉमन पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। हमने सपोज किया है कि C1 C2 ये कैपेसिटेंस ऑफ द 2 कैपेसिटर हैं और इनको चार्ज किया गया है डिफरेंट पोटेंशियल पर V1 एंड V2 से। तो हमने देखा कि जब तक हमने इनको कनेक्ट नहीं किया था तो हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर हमें 2 चीजें पता हो, कैपेसिटी और पोटेंशियल, अगर ये दोनों हमें पता है तो हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं Q इज इक्वल टू CV के फार्मूले से। तो हम ये बता सकते हैं कि एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ये रहा होगा, दूसरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ये रहा होगा। तो हमने देखा कि टोटल चार्ज बिफोर द शेयरिंग, तो ये हमारा बिफोर शेयरिंग चार्ज हमारे पास ये है। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने से क्या होगा कि दोनों का पोटेंशियल हाई टू लो, ये कब तक होगा? जब तक इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो इक्वल जो पोटेंशियल होने वाली बात है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं V। इफ V इज कॉमन पोटेंशियल ऑन शेयरिंग चार्ज, ये V क्या चीज है? अगर हमारा पोटेंशियल V1 और V2 डिफरेंट होंगे, एक का पोटेंशियल हाई होगा, एक का पोटेंशियल लो होगा, तो जब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो ये कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा, यानी कि जब तक इक्वल हो जाएंगे तब तक ये फ्लो करेगा। वही इक्वल पोटेंशियल हमारा कॉमन पोटेंशियल है। अब हम बात करते हैं कि शेयर करने के बाद हमारा चार्ज कितना होगा। चार्ज निकालने का एक ही फार्मूला है, Q इज इक्वल टू CV। तो C क्या है हमारा? C1 प्लस C2 एंड V। तो ये हमारे पास आ गया बिफोर शेयरिंग चार्ज और ये हो गया आफ्टर शेयरिंग चार्ज।
लेकिन एक बात और समझने की है, नो चार्ज इज लॉस्ट ड्यूरिंग द चार्ज शेयरिंग। जब हम चार्ज का शेयर करते हैं तो कोई भी चार्ज जो है हमारा कहीं लॉस नहीं होता। इसका मतलब है कि चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर मूव करता है। तो हमने क्या करा है, बिफोर शेयरिंग चार्ज और आफ्टर शेयरिंग चार्ज को इक्वेट कर लिया। तो हमने यहाँ निकाल लिया V इक्वल टू C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। हमें ये पता चल गया कि अगर एक कैपेसिटर जितना चार्ज लूज करता है, दूसरा चार्ज उतना ही गेन करता है। ये बात चार्ज के मामले में ठीक है, लेकिन ये गलती हमने पोटेंशियल के मामले में नहीं करनी है। पोटेंशियल लूज बाय वन कैपेसिटर इज नॉट इक्वल to the potential gain by the other capacitor as their capacitance are different. Loss of energy in redistribution of charge. Redistribution का मतलब है कि दो कैपेसिटर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक का पोटेंशियल हाई होता है, एक का लो होता है, जिसकी वजह से हमारा चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के कैपेसिटर की तरफ मूव करता है। हमने यहाँ पे एज्यूम किया है C1 एंड C2 ये दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी C1 C2 है और इनका पोटेंशियल है V1 V2। ये V1 V2 इंडिविजुअल पोटेंशियल है इनका, जब तक हमने इन्हें कनेक्ट नहीं किया है। तो कनेक्ट नहीं किया इसका मतलब है कि इनकी एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिफोर कनेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकाला हमने, तो UI ये इनिशियल एनर्जी के लिए है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब हमने जब इसको कनेक्ट कर दिया तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जब कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है। तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हमने देखा है कि जब कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल के बाद हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर द कनेक्शन। कनेक्शन के बाद यानी कि फाइनल इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो फार्मूला इज सेम, हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। V क्या है, ये हमारा कॉमन पोटेंशियल है, वो लगेगा। अब हमने इसको यहां लगा दिया है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का स्क्वायर। आप देखेंगे ये एक पावर इसकी यहाँ पे हमारी कट जाएगी। तो लॉस एनर्जी कैसे निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को हम माइनस कर लेंगे। ये हमारा इनिशियल एनर्जी था, ये हमारा फाइनल एनर्जी है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हम बात करते हैं यहाँ पर इनिशियल को फाइनल एनर्जी से माइनस करेंगे। ये हमारा इनिशियल एनर्जी है, ये हमारा फाइनल एनर्जी था। अब हमने क्या करना, बड़े आराम से इसमें से हमने देखा है कि 1/2 हम देख रहे थे, 1/2 हमने कॉमन ले लिया है। C1 प्लस C2 ये भी हमने कॉमन ले लिया है और हमने इसको जो है ओपन कर लिया। तो ओपन कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, हमने देखा हमारा कैलकुलेशन ऐसा आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ये हमारे पास आएगा। इसमें काफी सारी चीजें कट जाएंगी। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर से हमें एक मिला कॉमन C1 C2 ये कॉमन मिल गया और नीचे हमारे पास ऑलरेडी 2C1 C2 था। अंदर मिला हमारे पास V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। अब हमने देखा ये क्या चीज, ये फार्मूला है A माइनस B के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या आ गया, लॉस एनर्जी का ये फार्मूला आ गया। माइनस करने से कुछ ना कुछ तो हमें मिला है, इसका मतलब एनर्जी तो हमारी लॉस हुई है। अब हम यहाँ देखते हैं कि V1 और V2, अब V1 V2 क्या थे, पोटेंशियल थे। अब V1 ज्यादा हो या V2 ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा V1 इज ग्रेटर देन V2 और V2 इज ग्रेटर देन V1। किस हर कंडीशन में हमारा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव रहेगा। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि ऑलवेज सम पोटेंशियल एनर्जी लॉस। अब लॉस तो हुई, किस फॉर्म में हुई, वो हीट में हो सकता है, साउंड में हो सकता है, स्पार्क में हो सकता है।